वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। इस क्लास में आज हम लोग चीन की 14वीं पंचवर्ष योजना और चीन की दीर्घकालीन 2035 योजना का ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत विकास करने का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर राजीव रंजन एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध पर आधारित विवरण का सरल विश्लेषण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं डॉक्टर पीसी वर्मा, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, पटना यूनिवर्सिटी, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पटना यूनिवर्सिटी, retired in 2016 and established Dr. PC Verma Economist YouTube Economics Class। ये YouTube का इकोनॉमिक्स क्लास है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार एवं बिहार के बाहर जितने भी हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं उनके जीएस की तैयारी के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, जहां से मैं एवरीडे 2-4 क्लासों को लेता हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को स्टूडेंट के समझने लायक तरीके से स्पष्ट करता हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें से विद्यार्थियों का चयन उस टीचर का होता है जिनकी बातों को आप सरलता से समझ जाते हैं। वहां टीचर कोई अपने ज्ञान का बखान आपके सिर पर लादने के लिए नहीं क्लास में आता है। उस तरह का टीचर को लड़के बंक मारते हैं, लेकिन जिस टीचर के बात का समझ में आएगा उसको उस क्लास में देखिएगा अटेंडेंस पूरा रहता है। मैं 50 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, 50 इयर्स। सबसे पहले 1973 के नवंबर महीने में रांची विश्वविद्यालय में लेक्चरर के लिए आवेदन मांगा गया और उसका परीक्षण किया गया और उन सारे लोगों में उस समय रांची जो है बिहार का हिस्सा था, झारखंड नहीं था। और मैं मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज का प्रोडक्ट, वहीं से मैं एमए में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और उसको प्राप्त करने के ठीक 15वें दिन रांची विश्वविद्यालय में उस विज्ञापन को देखकर मैं पहुंच गया और इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आए, आपको जान के खुशी होगी कि मैं नंबर 1 पर गिना गया और मुझे नेक्स्ट डे लेक्चरर के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मैं सीधे वहां से बस से पहाड़ों का चक्कर काटते हुए चाईबासा पहुंचा और जाके टाटा कॉलेज चाईबासा में मैंने अपना ज्वाइनिंग दिया। एमए करने के बाद, एमए फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल करने के बाद ठीक 20 दिन के अंदर में रोजगार में हम आ गए और वहां रोजगार में अपना बैठ करके ट्राइबल बेल्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, थोड़े बहुत नॉन ट्राइबल भी थे और टाटा ने विशालकाय कॉलेज बनाया जो आज कल वो यूनिवर्सिटी में बदल गया है। हमारे समय कॉलेज था, हॉस्टल्स थे, प्रोफेसर्स के क्वार्टर्स थे, बहुत ही चारों बगल पहाड़ था। तो हमको तो लगा कि हमको ठीक है यहीं रह जाएंगे, लेकिन 3 महीने के अंदर पटना विश्वविद्यालय का विज्ञापन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला और तब मैं चाईबासा से ही अप्लाई कर दिया बीपीएससी में। बीपीएससी में 1974 के जनवरी महीने में परीक्षण हुआ, इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हुआ और लिस्ट में मेरा नाम नंबर 1 पर था, फर्स्ट पोस्ट पर फर्स्ट नाम। सेकंड रहने पर होता है कभी कभी, फर्स्ट वाले को होता है सेकंड को छोड़ देता है,
लेकिन फर्स्ट पोस्ट पर फर्स्ट नाम मेरा था। और पटना कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चरर के पद पर बहाल हुआ। वहीं से लेक्चरर रहा, जिसको आजकल बोला जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर। उस समय लेक्चरर बोला जाता था, 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद आजकल बोला जाता है एसोसिएट प्रोफेसर। उस समय में उसका नाम था रीडर। और तीसरा आजकल बोला जाता है प्रोफेसर। और उस समय नाम होता था यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वो बहुत बड़ा पद है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मैं 1986 में 1986 में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पद तक पहुंच गया। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक गरीब परिवार का विद्यार्थी था। और मेरे स्कूल की पढ़ाई जो है सीतामढ़ी डुमरा में एक मल्टीपर्पज हाई स्कूल है वहां हुई, जहाँ मोस्टली गांव के लड़के थे। कुछ शहर के भी थे, तो शहर उस समय वो वैसा था भी नहीं। लेकिन गुरु का मिलना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे गुरु हमको मिले जो उन्होंने बतलाया कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उस पर हमने फॉलो किया। और उसके बाद एलएस कॉलेज में मैं आया स्कूल पास करने के बाद। वहाँ एक प्रोफेसर थे, अब वो भी रिटायर कर गए हैं, डॉक्टर वीएन वर्मा। यंग थे, काफी स्मार्ट, सुंदर, काफी अच्छी अंग्रेजी, और इंग्लिश में ही क्लास होता था। उन्होंने जो, और उनको 3 गोल्ड मेडल मिला हुआ था, बीए ऑनर्स गोल्ड मेडल, एमए गोल्ड मेडल और एलएलबी गोल्ड मेडल। उन्होंने पढ़ने का कुछ तरीका हमको बताया और खुद भी पढ़ते रहते थे। उसी तरीके पर मैं चला और सारे लड़कों से आगे निकल गया। फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैं उनका ऋणी हूं। और स्टूडेंट तो टीचर का ऋणी रहता ही है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के प्रति मेरी रुचि इतनी जग गई कि हर समय इकोनॉमिक्स में क्या करें नहीं करें इस पर विचार करते थे। उसी क्रम में पटना यूनिवर्सिटी में बराबर सेमिनार होता रहता था। क्लास के लड़के को भी सेमिनार करना जरूरी रहता, सेमिनार का अटेंडेंस कर मिलता था। टीचर आते थे, उसको उनका अटेंडेंस मिलता था। और पंचवर्षीय योजना की बातचीत होती थी। मैं ये सब बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ जो है वो 2014 में जो नई सरकार आई श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। तो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है लास्ट पंचवर्षीय योजना है। आज हम बात कर रहे हैं चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना। चीन की 14वीं चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना और ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत विकास के जल विद्युत का विकास विकास का भारत पर असर। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना था ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत विकास का भारत पर असर। इन सारे बातों को राजीव रंजन एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध पर आधारित विवरण का मैं सरल विश्लेषण स्टूडेंट के हित में कर रहा हूं, जो कि आईएएस, एलाइड सर्विसेज, आईईएस, आरबीआई ऑफिसर्स एग्जामिनेशन, स्टेट बैंक पीओ एग्जामिनेशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का फाइनेंशियल
सर्विस, बिहार फाइनेंशियल सर्विस, बिहार का बीपीएससी डिप्टी कलेक्टर के लिए जो होता है सिविल सर्विस, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, और छत्तीसगढ़, और बिहार और यूपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान से आकर पूरे एनसीआर, दिल्ली के सारे एरिया में, गोपालपुर गांव के तरफ भी वो लोग कम रेंट पे वहां मिलता है, जाके रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषी विद्यार्थियों के हित में मैं जीएस की जो इकोनॉमी है उसको पढ़ाने पर जोर दिया हूँ, क्योंकि ये मजबूत रहेगा तो आपको इंटरव्यू में आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। खुद मैं इंटरव्यू 2 ही बार तो लाइफ में दिया, और दोनों बार टॉप किया और प्रोफेसर बना। और ये कहना कि हम एलिट क्लास के नहीं हैं, हम गरीब हैं, हम किसान के बेटा हैं, तो मजदूर के, ये सब मत कहिए। आप जो हैं सो हैं। अब कैसे इसको ऊंचाई तक ले जाना है, इसका तकनीकी आपको बताते हैं। जितनी भी सारी बातें हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है और उसका पीडीएफ बना के बेचता है, उसको धराशायी करने के लिए हमारे यूट्यूब पर 3000 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, जिसको कि आप जीएस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसेप्शन क्लियर कर सकते हैं। और करना क्या है, केवल डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको खोल के पढ़िए। तो मैं आपको इसलिए पंचवर्षीय योजना को याद दिलाया कि चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसी में ये विचार किया गया। और नवंबर 2020 में नवंबर 2020 में चीन ने 14वीं पंचवर्षीय योजना और 2035 का के दीर्घकालीन लक्ष्यों को, 2035 में क्या करना है चीन को, वो अभी तैयारी कर लिया। 2035 के दीर्घकालीन लक्ष्यों के प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से में जल विद्युत विकास को लागू करने का उल्लेख किया था। जल विद्युत विकास करने का कोई अचानक नहीं आया, ये पूरी सोची समझी 14वीं पंचवर्षीय योजना चीन की ये पहल है। 14वीं पंचवर्षीय योजना चीन की पहल है कि हमें हर हालत में ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत विकास को के लिए कार्यों को करना होगा। और जल विद्युत विकास के लिए को लागू करने का जो उल्लेख है यही 14वीं पंचवर्षीय योजना में लिखा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है कि 2035 के दीर्घकालीन लक्ष्यों के प्रस्ताव में एक प्रस्ताव यह भी है कि चीन 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत विकास करेगा, डैम बनाएगा। और डैम भी जो बनाने का है वो इसका 2035 का विजन है। और इस जल विद्युत परियोजना के लिए 5 अलग अलग स्थानों पर ब्रह्मपुत्र के पानी को इकट्ठा कर बिजली उत्पादित की जाएगी चीन में, जैसा चौथी पंचवर्षीय योजना में लिखा हुआ है। इसके लिए एक बड़े बांध के अलावा 4 छोटे छोटे बांध की जरूरत होगी। इन जलाशयों में पानी को सुरंग से लाया जाएगा। हिमालय जैसे भूकंप प्रवण क्षेत्र में बांध और कृत्रिम जलाशय वहां के पारिस्थितिक तंत्र को नकारात्मक रूप में प्रभावित
करेंगे। इससे न केवल जीव जंतु वनस्पति पर प्रतिकूल असर होगा, बल्कि हिमालय क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को भी नुकसान पहुंचेगा। राजीव रंजन, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने शोध में कई तरह के सवाल उठाए हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का जल विवाद अभी थमा थमा भी नहीं कि चीन ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है। इसको किस रूप में देखा जाए? क्या चीन केवल अपने सामरिक सहयोगी पाकिस्तान को सिंधु जल संकट से बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी को एक सामरिक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करेगा? राजीव रंजन फिर लिखते हैं कि क्या चीन अपने आधिपत्य वाले तिब्बत में इस जल विद्युत परियोजना से रोजगार एवं विकास के नए अवसर लाकर तिब्बती लोगों को आकर्षित करने का एक निरर्थक प्रयास कर रहा है? या भारत और बांग्लादेश की बड़ी आबादी कृषि, मछली पालन, यातायात आदि के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर आश्रित है? हालांकि ब्रह्मपुत्र के बहाव क्षेत्र का केवल 30 से 35% जल ही तिब्बत से आता है। जाहिर है, तीनों देशों में बहने वाली ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और इस पर किसी भी बांध का निर्माण किसी भी स्वरूप में तटीय देशों की आपसी स्वीकृति से होनी चाहिए। लेकिन चीन, भारत, बांग्लादेश का ब्रह्मपुत्र नदी पर ऐसा कोई समझौता नहीं है। लेकिन चीन किसी भी बहुपक्षीय परियोजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता है और ऊपरी तटीय देश होने का लाभ उठाता है। जैसे कि आशंका जताई जा रही है कि चीन इस बांध को जल बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है। विदित है कि भारत चीन विवाद के समय चीन ब्रह्मपुत्र नदी जल प्रवाह का आंकड़ा भारत से साझा नहीं करता रहा है, तो कदाचित चीन मानसून के दौरान अचानक पानी छोड़कर तबाही ला सकता है। परंतु अगर नदी के प्रवाह की जानकारी समय पर भारत को मिलती रहे तो मानसून के दौरान संभावित बाढ़ के खतरों से निपटने में मदद मिल सकती है। दूसरा पहलू यह है कि क्या चीन पाकिस्तान को संरक्षण देने के लिए और इस्लामाबाद पर सिंधु जल दबाव को संतुलित करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी बांध का प्रयोग करेगा? इसकी आशंका तो नगण्य है, परंतु क्षेत्रीय भू राजनीति और नित्य बदलते विश्व परिदृश्य में यह मुमकिन भी है। दरअसल सुरक्षा के लिए चीन ने 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2060 तक कार्बन तटस्थता यानी शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया था। उसके लिए 2030 से पहले अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाना है। दूसरे, ब्रह्मपुत्र जल विद्युत परियोजना को वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 300 अरब किलोवाट घंटा हर वर्ष होने की उम्मीद है, जो चीन के 3 गॉर्जस डैम की तुलना में 3 गुना अधिक है। इस बिजली से लगभग 30 करोड़ परिवारों की वार्षिक बिजली की पूर्ति की जा सकती है। यदि प्रति परिवार 100 किलोवाट घंटा बिजली खपत की गणना करें तब ऐसा हो सकता है। तीसरे, इस परियोजना का उद्देश्य चीन के अन्य क्षेत्र के अलावा चीन में भी रोजगार और विकास की संभावना को बढ़ाना है। चीन ही कम्युनिस्ट पार्टी का वैधता प्रदान करता है, जैसा कि इस परियोजना में
निवेश की मात्रा रेखांकित की गई है, जहां थ्री गॉर्जियस डैम में कुल निवेश 135.26 बिलियन युआन, लगभग 18.8 अरब डॉलर था। वहीं इस परियोजना में निवेश का लगभग 9 गुना अधिक है। इसमें अब भारत बांग्लादेश को मिलकर ब्रह्मपुत्र त्रैपक्षीय सहयोग आयोग बनाने के लिए दबाव बनाना चाहिए, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी के जल आंकड़े साझा करने को लेकर कोई रुकावट ना आवे। दूसरे, चीन ब्रह्मपुत्र नदी के नैसर्गिक बहाव को बाधित न करे और नदी में मानसून के इतर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करे। चीन जिस कार्बन तटस्थता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस परियोजना की दुहाई देता है, वहीं भारत और बांग्लादेश के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मुश्किल पैदा कर सकता है। तो बीजिंग इस परियोजना का नाजायज लाभ न उठा ले। इसलिए यह आवश्यक है कि दिल्ली और ढाका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम शुरू करे कि बांध का दुरुपयोग करने पर सतत विकास लक्ष्यों के चीन के 17वें लक्ष्य की कटौती की जाए। ये रिसर्च के द्वारा राजीव रंजन एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय ने शोध पर आधारित विवरण दिया है, जिसका मैं सरल विश्लेषण आपको करूंगा ताकि आपके समझ में आवे और आप परीक्षा में इस पर लिख सकें, अगर कोई आता हो नोट्स लिखने के लिए, या इंटरव्यू के समय आपको अगर ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड सवाल आना संभव है, उस समय आप चीन की 14वीं परियोजना को कोट कर सकते हैं। ये पूरे इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित करेगा और आप सफल होंगे। नवंबर 2020 में चीन चीन ने चौदहवीं पंच पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना और और 2035 2035 के दीर्घकालिक दीर्घकालिक लक्ष्यों लक्ष्यों के प्रस्तावों में के,
के प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से स्पष्ट स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से के नदी के निचले हिस्से में निचले निचले हिस्से में दीर्घ- दीर्घकालीन प्रस्तावों स्पष्ट ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से में जल विद्युत विकास जल विद्युत जल विद्युत विकास को लागू करने का उल्लेख किया था। उल्लेख किया किया था। मार्च 2021 में
मार्च 2021 में, मार्च 2021 में राष्ट्रीय मार्च 2021 में राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस राष्ट्रीय जन कांग्रेस कांग्रेस ने इस परियोजना को ने इस इस परियोजना को राष्ट्रीय जन कांग्रेस इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर वो इस परियोजना को आधि को आधिकारिक आधिकारिक तौर आधिकारिक तौर पर 14वीं पंचवर्षीय योजना 14वीं पंचवर्षीय 14वीं पंचवर्षीय योजना और और 2030 2030 विजन 2030 विजन में शामिल किया। चीन ने
ने चीन ने ब्रह्मपुत्र चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के निचले के निचले के निचले हिस्से में हिस्से में जल विद्युत विकास जल जल विद्युत विकास तथा सिचुआन तिब्बत सिचुआन तिब्बत रेलवे रेलवे ने चीन ब्रह्मपुत्र निचले हिस्से में जल विद्युत विकास तथा सिचुआन तिब्बत रेलवे दोनों को अति महन अति दोनों को अति महत्वाकांक्षी महत्वा अति महत्वाकांक्षी निवेश परियोजना निवेश परियोजना को आधिकारिक आधिकारिक तौर पर 14वीं 14वीं पंचवर्षीय 14वीं पंचवर्षीय योजना 14वीं पंचवर्षीय योजना तथा 2030
विजन में शामिल किया। ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह्मपुत्र नदी के जल विद्युत परियोजना, ब्रह्मपुत्र नदी नदी के जल विद्युत परियोजना के जल जल विद्युत परियोजना जल विद्युत परियोजना के लिए के लिए 5 अलग अलग 5 अलग अलग स्थानों पर स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर ब्रह्मपुत्र के पानी ब्रह्मपुत्र के पानी को के के पानी को ब्रह्मपुत्र के पानी को इकट्ठा कर को इकट्ठा कर पानी को इकट्ठा कर बिजली उत्पादित की जाएगी। इकट्ठा कर बिजली उत्पादित की बिजली उत्पादित की जाएगी। बिजली उत्पादित की जाएगी। इसके लिए
इसके लिए एक बड़े बांध, एक बड़े एक बड़े बांध की जरूरत होगी कि जरूरत बड़े बांध की जरूरत होगी। इन जलाशयों में इन इन जलाशयों में पानी को में इन जलाशयों में पानी को कुछ बात की जाएगी। इसके लिए बड़े बांध की जरूरत होगी। इसके लिए एक इसके लिए एक बड़े बांध इसके लिए एक बड़े के अलावा बांध के बांध के अलावा चार छोटे छोटे बांध, चार छोटे छोटे बांध, चार छोटे छोटे बांध की जरूरत होगी की जरूरत होगी। इन जलाशयों में इन इन जलाशयों में इन जलाशयों में पानी को
इन जलाशयों में पानी को सुरंग को से सुरंग से लाया जाएगा। सुरंग से लाया जाएगा हिमालय। इन जलाशयों में पानी को सुरंग से लाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र जल विद्युत जल विद्युत जल विद्युत परियोजना की की वार्षिक बिजली उत्पादन बिजली वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता लगभग लगभग 300
अरब 300 अरब किलोवाट। किलोवाट घंटा। 300 किलोवाट घंटा हर वर्ष, हर वर्ष होने की उम्मीद है। होने की होने की उम्मीद है। जो जो चीन के जो चीन के जो चीन के थ्री गॉर्जेस 3 गॉर्जेस डैम की तुलना में 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना अधिक है। 3 गुना अधिक है। इस बिजली इस इस बिजली से इस बिजली से लगभग 30 करोड़ 30 30 करोड़ परिवारों परिवारों की वार्षिक वार्षिक बिजली वार्षिक बिजली जरूरतें पूरी की जा सकती है। पूरी की जा पूरी की जा सकती हैं।
यदि 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 प्रति यदि प्रति परिवार 1000 किलोवाट किलोवाट घंटा घंटा बिजली खपत बिजली खपत की गणना करें। खपत की गणना करें। यदि प्रति परिवार 1000 किलो घंटा बिजली खपत की गणना करें तो 30 करोड़ परिवारों की वार्षिक बिजली की जरूरत पूरी की जा सकती है। इस जल विद्युत इस जल विद्युत परियोजना इस जल विद्युत परियोजना का का उद्देश्य चीन के चीन के अन्य अन्य क्षेत्रों चीन के अन्य क्षेत्रों के अलावा के के अलावा तिब्बत तिब्बत में भी में भी रोजगार तथा
रोजगार तथा विकास की विकास की विकास की संभावनाओं को बढ़ाना है। वो बढ़ाना है। विकास ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पार्टी को वैधता प्रदान करता है। जैसा कि इस परियोजना में में निवेश की मात्रा रेखांकित करती है। जहां जहां थ्री गॉर्जेस डैम में कुल निवेश कुल निवेश 135 135.26 बिलियन बिलियन युआन
लगभग 18.8 अरब अरब अमेरिकी डॉलर। अमेरी अमेरिकी अमेरिकी डॉलर था। वहीं इस परियोजना इस परियोजना में निवेश उसका उसका लगभग लगभग वहीं 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 ब्रह्मपुत्र नदी जल जल विद्युत परियोजना में निवेश निवेश थ्री गॉर्जियस डैम की तुलना में लगभग लगभग 9 गुना 9 गुना अधिक 9 गुना अधिक हैं।
तो इस प्रकार हम पाते हैं कि इस जल विद्युत योजना परियोजना का उद्देश्य चीन के अन्य क्षेत्रों के अलावा तिब्बत में भी रोजगार तथा विकास की संभावनाओं को बढ़ाना है। विकास ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को वैधता प्रदान करता है। विकास ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को वैधता प्रदान करता है। जैसा कि इस परियोजना में निवेश की मात्रा रेखांकित की गई है, जहां अमेरिका का चीन का सबसे बड़ा प्रचलित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थ्री गॉर्जियस डैम में कुल निवेश 135.26 बिलियन युआन किया गया था, जो लगभग 18.8 अरब अमेरिकी डॉलर था। और ये आ, लगभग 8.8 अरब अमेरिकी डॉलर था। आपको मैंने पिछले क्लास में बतलाया था कि ये जो ब्रह्मपुत्र पर बांध जो बनाया जा रहा है, इस परियोजना में 5 कैस्केड जल विद्युत स्टेशन शामिल होंगे, जिनमें कुल निवेश लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन 1.2 ट्रिलियन युआन। गौर से देखिए, थ्री गॉर्जियस डैम का कुल निवेश है 135.26 बिलियन युआन। बिलियन। यहां देखिए, यहां क्या है कि कुल निवेश ब्रह्मपुत्र पर बांध के कुल निवेश लगभग 1.2 ट्रिलियन 1.2 ट्रिलियन युआन है, जो लगभग 167.8 अरब अमेरिकी डॉलर है। तो सोचिए कि थ्री गॉर्जियस डैम जो है, उस कुल निवेश का ब्रह्मपुत्र नदी के जल परियोजना में 9 गुना अधिक विनियोग किया जा रहा है। ये मामूली नहीं है, 9 गुना अधिक विनियोग किया जा रहा है। और हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि ये भारत, चीन और बांग्लादेश, इस तीनों को से इसका संबंध है। और भारत, बांग्लादेश और चीन तीनों मिलकर ब्रह्मपुत्र त्रैपाक्षिक सहयोग आयोग को बनाया जाना चाहिए। 3 देश इससे इससे प्रभावित है। भारत है, बांग्लादेश है, चीन है। इन तीनों के बीच में ये जल जो है तो प्राकृतिक है, किसी का बनाया हुआ तो है नहीं। ये तीनों देश मिल करके एक जल आ, आ, त्रैपक्षीय सहयोग आयोग ये बना के तब इस पर विचार करना चाहिए। तो खैर, इस पर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में उसको आगे आपको बताएंगे। अभी आपको इतना बता दिए कि 135 है और ये 9 गुना अधिक है। क्यों 9 गुना अधिक है? क्योंकि इस पर इस पर कुल निवेश वन कुल निवेश
1.2 1.2 ट्रिलियन, उधर बिलियन है, यहाँ ट्रिलियन हो गया। कुल निवेश 1.2 ट्रिलियन युआन। युआन लगभग 167.8 अरब अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर होने का मैं नेक्स्ट क्लास जो लूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि इसका आ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या गहरा प्रभाव पड़ेगा। जल जो है वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक जल को आप विद्युत योजना बदल रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि चीन का थ्री गॉर्जियस डैम का अ, को जो खर्च किया गया वो 18.8 अरब अमेरिकी डॉलर था, और अभी इस पर खर्च करने का कितना सोच रहा है? 167.8 अमेरिकी डॉलर। वहाँ 18.8 अरब अमेरिकी डॉलर है, वो बढ़ के हो जाएगा 167.8 अरब अमेरिकी डॉलर। इसी समझ लीजिए इसकी विशालता। 5 गो डैम है, बड़ा डैम है, उससे फिर 5 गो और डैम है, उसको पाइप के द्वारा, पंप के द्वारा हम भी पानी को भेजेंगे, ये करें वो करें। अरे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से आया? प्रकृति के द्वारा आया है, कोई चीन का अन्वेषण नहीं है कि चीन के अन्वेषण से पैदा हो गया। प्राकृतिक है। अगर इसमें भयानक कुछ रूप लेगा तो भी हानिकारक है, और इसका उपयोग सही नहीं हुआ तो भी हानिकारक है। इसलिए जो राजीव रंजन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय का जो शोध है वो बतला रहा है कि ये बड़ी खतरनाक है। 18 अरब अमेरिकी डॉलर से जम कर हो गया 167 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर खर्च कर रहे हैं। और किस पर कर रहे हैं? तो पानी पर कर रहे हैं। पानी कहाँ का है? ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो है वो भारत, चीन, भारत और बांग्लादेश इस तीनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक ऐसा आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनना चाहिए जिसमें कि भारत, चीन और बांग्लादेश, इस तीनों को मालूम हो कि क्या हो रहा है और इसका क्या प्रभाव होगा। प्राकृतिक प्रकोप अगर होगा जल का तो क्या होगा। तो इन सब बातों पर ये हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप भारत के यंग
स्टूडेंट हैं या आईएएस, बीपीएससी, सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये सब तैयारी कहाँ धरा रह जाएगा जब ये डैम अगर टूटेगा किसी भी कारण से, प्राकृतिक कारण से, तो कई राज्य इसमें प्रभावित हो जाएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात उठाना चाहिए, उठाना होगा कि चीन, भारत और बांग्लादेश, ये तीनों इस पानी से जुड़ा हुआ है और इस तीनों के बीच में एक ऐसा आयोग होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हो, और तब फिर इसका जो विकास का 4 पॉइंट यहाँ आपको बताए हैं वो अच्छी बात है। विकास होगा, बिजली का, रोजगार का, तिब्बत का, ठीक है, लेकिन इस बात पर गारंटी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, इन सभी पर भी चर्चा में भारत, चीन और बांग्लादेश का, तीनों का मिल करके एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोग स्थापित होना चाहिए जो इस पर विचार करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब आपको करना है। आपके हित में जो मुझे करना है मैं कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और इस पर सोचिए कि चीन, भारत और बांग्लादेश तीनों का त्रिपक्षीय आयोग होना चाहिए।